हेलो जॉयस्टार टीवी व्यूअर्स, आज हम कम्युनिटी कनेक्ट में एक ख़ास मेहमान को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ, जीटीए की मशहूर मारूफ शख्सियत मिस्टर अरमान ख़ान, जो कि प्रोफेशनल लॉयर हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर पे जो लोग कनाडा में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गोना लव इट एंड लाइक इट। So let's talk with Mr. Arman Khan. Welcome to our show, sir. Thank you so much, Nixon Bhai, for inviting us. You're And welcome. I'm a big fan of Joystar and all the mission work you guys are doing. थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूँ आपके नाजरीन को कि मैं कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैगिल से तालीम याफ्ता, उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, और उसके बाद एविएशन बम्बार्डियर की साइड में ही कुछ साल प्रैक्टिस की। इवेंचुअली खुदावंद ने मौका दिया कि मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस और लॉ फर्म को इस्टेब्लिश कर पाऊँ। नाउ करंटली मैं इमिग्रेशन लॉ, रियल एस्टेट लॉ और फैमिली लॉ पे फोकस कर रहा हूँ। वी आर अ टीम ऑफ लॉयर्स, टीम ऑफ पैरालीगल्स, एंड खुदावंद का जितना भी शुक्र करें कम है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो यानी कि आपने बताया कि इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ और इसके अलावा रियल एस्टेट लॉ में भी आप मसरूफ़ हैं, काफ़ी बिज़ी हैं, हम जानते हैं। तो आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमें इमिग्रेशन लॉ के हवाला से, अगर ब्रीफली अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकिए। फॉर श्योर। सो इमिग्रेशन टू कनाडा, इसमें मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि वो कैसे कनाडा आ सकते हैं। सो ऑब्वियसली उसमें हमारा जो प्रोसीजर होता है फॉर्मल, कि हम एक इनटेक लेते हैं उनसे फॉर्म, और उसमें उनकी आईडी वेरिफिकेशन के बाद वी मेक श्योर कि उनकी एज, उनकी तालीम, उनकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, उनकी लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनकी एनी रिलेशनशिप्स हियर इन कनाडा, और उनके स्किल सेट को एक एवेलुएट करके देन वी बुक अ कंसल्टेशन। उस कंसल्टेशन में देन वी डिस्कस देयर एलिजिबिलिटी, आया वो एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर एलिजिबल हैं तो उनके क्या पाथवेज हैं टुवर्ड्स कैनेडियन इमिग्रेशन। फिर वी डिस्कस देयर ऑप्शंस, फिर आई गो थ्रू देयर प्रोज एंड कॉन्स, टाइमलाइंस एंड फीस। अब ऑब्वियसली आई कैन गो इन डिटेल क्या कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरीज में लोग आ सकते हैं और क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप ब्रीफली इसको टच करना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है डिटेल में तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो ज़रूर आपसे रब्ता कर सकते हैं, और हम आपकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली वी गोइंग टू पुट इट ऑन द स्क्रीन, नंबर्स एंड वेबसाइट एंड एवरीथिंग। सो यस, ब्रीफली अगर आप बताना चाहें कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। जी श्योर। सो फर्स्ट कैटेगरी निक्सन भाई इज़ ऑब्वियसली कनाडा में लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। उनकी प्रायोरिटी ये है कि हम कम से कम कॉस्ट में, खर्चे में कनाडा आ जाएं और सर्वे कर जाएं कि क्या जो हमने बातें सुनी हैं वो दुरुस्त हैं। सो विजिट वीज़ा इज़ ऑल्सो नोन एज TRV, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। उसमें ऑब्वियसली वी मेक श्योर कि अगर वो फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट्स के साथ आना चाह रहे हैं, तो उनकी क्या एप्लीकेशन फ़ीस हैं, क्या बायोमेट्रिक फ़ीस हैं, और क्या उसका प्रोसेस है। देयर इज़ अ लॉन्ग extensive checklist which we make sure we tell them and we tailor according to each client's need. जैसे उनके circumstances हैं, जिस वो country, जिस background से आ रहे हैं, we make sure कि one size fits all वाली approach ना हो। हर client के एक financial circumstances मुख्तलिफ हैं, उनकी age, उनके माली, उनके जो financial circumstances होते हैं उसके मुताबिक we tailor a plan towards their need. Second इसमें आ जाता है international students, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट से देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। पेंडेमिक में थोड़ा सा डिप आया, बट एनुअली कनाडा अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है। Canadian institutions are known to provide one of the best educations in the world. So उसमें अगेन हम देखते हैं कि आपका एकेडमिक IELTS स्कोर क्या है, आपने किस तरह किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर आई टेल माई क्लाइंट्स और पोटेंशियल स्टूडेंट्स कि आपने देखना है कि DLI इंस्टीट्यूट हो, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट हो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जिसकी बेस पे आप कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब्स, वाइस वर्सा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं।
इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अब थोड़ी सी कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे थोड़ी सी कदगन कैप लगाई है। लास्ट ईयर से 850 के बजाय अब अप्रॉक्सीमेटली 300 to 350 की रेंज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे। पहले अप्रॉक्सीमेटली 10,000 GICs गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो कि अब डबल होगी अप्रॉक्सीमेटली। उसके साथ साथ स्पाउस ने या डिपेंडेंट्स ने किस प्रोग्राम्स कैटेगरी में आना है, पहले अंडरग्रेड में आ सकते थे, अब मास्टर्स और PhD से ऊपर लेवल में ही आप कंपनी एज ए स्पाउस कंपनी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट के हवाले से है, इसमें कोई एज की कोई लिमिटेशंस है या इज इट फॉर जस्ट फॉर यूथ, और इसमें थोड़े से कुछ एज की जो इसके बारे में? ग्रेट क्वेश्चन, आई गेट दैट अ लॉट। एज डेफिनेटली अगर आप मिड 20s में आ रहे हैं तो यू आर कंसिडर्ड एज अ यंग कंटिन्यूइंग स्टूडेंट, राइट? अगर आप नेचुरल प्रोग्रेशन शो कर रहे हैं कि आपने अपने होम कंट्री में अंडरग्रेड बैचलर्स पढ़ा है और आप कनाडा में इधर मास्टर्स में आ रहे हैं, तो देयर इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। बट अगर आप मिड 40s में आ रहे हैं तो और आपकी बैक होम क्वालिफिकेशंस अंडरग्रेड है और यू आर टेकिंग माइनर सर्टिफिकेशन या कोर्स जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से कम है, so then the visa officer can question perhaps your motive is not to study per se, maybe you're coming here to immigrate, right? So वहाँ थोड़ी सी वो scrutiny आपकी एप्लीकेशन में ज़्यादा करेंगे and there's a likelihood of refusal. But let's say अगर आप mid 30s में हैं, तो as long as you're providing a justification कि क्यों इतना आपका गैप रहा है, maybe you're working, maybe as a mom you were on a mat leave, और अब आप दोबारा एक PhD या postdoc प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं और जिसके लिए आपको कुछ फंडिंग है, डिस्पर्समेंट्स हैं या आपके थीसिस हैं, सो वी कैन ऑब्वियसली जस्टिफाई द वीजा ऑफिसर। सो दैट वाज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज। ओके, सो इसमें मतलब कुछ आप अगेन उनको गाइड कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर वीजा उसमें आना चाहता है या इमिग्रेशन में। जी, तो इसके साथ साथ ही हम दूसरे प्रोग्राम्स, विजिटर वीजा, इंटरनेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स का हो गया। तीसरा जो मोस्टली मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं वर्क परमिट में, सो देयर इज लॉट्स ऑफ डिमांड फॉर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स TFW में। कुछ प्रोग्राम्स उसमें रिक्वायर करते हैं टू गेट द लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA अप्रूवल। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिसमें LMIA एग्जेम्प्ट होती है, राइट? देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। किस नॉक कैटेगरी में आप आना चाह रहे हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, उसके अंदर टीयर लेवल्स हैं, नॉक 00, नॉक 1, नॉक 2, नॉक 3, ABC। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, आपको किस प्रोविंस में जॉब मिलती है, और आइदर आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आना चाहते हैं या आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हैं। सो इट विल ऑल अगेन डिपेंड ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस, देयर रेज्यूमे, देयर स्किल सेट, और उनकी आगे लॉन्ग टर्म क्या गोल्स हैं, प्लान्स हैं, राइट? सो दिस इज द वर्क परमिट इन नटशेल। ऑब्वियसली उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड है हमारे पास वो आती है बिजनेस इमिग्रेशन। बिजनेस इमिग्रेशन इज एन एक्सटेंसिव सब्जेक्ट, दैट्स माय मेन ब्रेड एंड बटर एज वेल, एंड आई एम पैशनेट अबाउट इट एंड आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन फॉर अबाउट बिजनेस इमिग्रेशन फॉरएवर। ओके, सो बिजनेस इमिग्रेशन हो गई, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, या फिर वर्क परमिट हो गया, मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, अब जो लोग बाहर कनाडा से बाहर बैठे हैं या जिनकी जो कई ऐसी फैमिली जो कनाडा में है, मे बी दे वांट देयर लव्ड वंस और कोई फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है जिसको बुलाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन होगी। तो वाई कनाडा? सम पीपल विल मे बी आस्क कि भी कनाडा ही क्यों आए? तो आप कनाडा कोई खास कोई इंसेंटिव है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? Yes, absolutely. Canada has one of the best healthcare systems in the world. Absolutely. Canada हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, it's also considered one of the safest place to live. Our neighbors down south, obviously उनका एक political बहुत divisive culture है, gun violence है, there are mental health issues, but Canadians overall crime rate पे हमारा काफ़ी कदरे इसकी शरह में कंट्रोल है। So once you come to Canada, obviously whether again आप किस बैकग्राउंड होम से आ रहे हैं, jurisdiction से आ रहे हैं, थोड़ी सी सर्दी है, you have to get acclimatized, but up to grade 12 education is free. So अगर आप Canadian system में enroll हो जाते हैं, so that's also one of the best incentive
to bring your future generation. अगर आपको PR या citizenship मिल जाती है, so you pay only domestic tuitions for the top universities as well. So compared to international students, maybe आपकी fees can go up to 40-50,000 per annum versus 10,000 as a domestic student. So over the course of 4 years, 4 साल की डिग्री में या मास्टर्स के प्रोग्राम में you can end up saving a lot of money. So एक ये भी इंसेंटिव होता है हमारे क्लाइंट्स को, बिजनेस इमिग्रेशन के क्लाइंट्स को मोस्टली, जिस पे अभी हम डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं कि बिजनेस इमिग्रेशन की क्या कैटेगरी. सो उनका फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वी आर इन्वेस्टिंग इन कैनेडा, व्हाट इज आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI हमारे लिए क्या है. सो उसमें मेजर कंपोनेंट इज that they want to travel back and forth अपने established business को, they want to make sure their families are settled, और उनके बच्चे जो हैं वो उनकी औलाद best institutions में पढ़ रही है. तो what I understood then, जो बिजनेस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो अपनी पूरी फैमिली को ला सकते हैं. Correct. कंपेयर टू ऑफ कोर्स स्टूडेंट आ रहा है तो वो स्टूडेंट ही आएगा सिर्फ, या फिर वर्क परमिट पे आते हैं तो वो उसमें सिर्फ एम्प्लॉय आएगा कि दे कैन ब्रिंग देयर family too. Like, I mean, what's a comparison? कभी अगर business. Exactly. So थोड़ी सी इसमें subtle distinction. Work permit पे अगर आप married हैं तो you can always bring your spouse on open work permit. You can apply. आप maybe एक closed work permit पे apply करते हैं, but your spouse obviously can come on open work permit. Business immigration चूँकि कनाडा में अभी 10 provinces हैं, so there are different variations. आप Alberta, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट ऑल द वे चल जाएं, ब्रिटिश कोलंबिया, फिर हमारा मैनिटोबा, सस्कैचुअन, ओंटारियो, क्यूबेक, थोड़ा सा डिफरेंट लॉ फॉलो करते हैं, वहाँ सिविल लॉ फॉलो चुके करते हैं, थोड़ी सी उनकी डिफरेंट वेरिएशन है. फिर आप अटलांटिक प्रोविंसेस में अगर चले जाएं, न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया, न्यूफी, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, प्लस 3 टेरिटरीज. सो ईच प्रोविंस की थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है. ओंटारियो चूँकि वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका प्रोविंस है जिसकी 15 to 18 मिलियन पॉपुलेशन है. ओवरऑल कनाडा की अगर आप 38 to 40 मिलियन पॉपुलेशन लगाएं, सो ओंटारियो की सबसे ज़्यादा डिमांड है कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मोस्टली बिकॉज ऑफ आवर साउथ एशियन डायस्पोरा. हमारे साउथ एशियन फूड, ग्रोसरी स्टोर्स आर हियर, लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज़ देयर. सो ओंटारियो में देयर इज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड कि आपकी मिनिमम इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए, लेट्स से 1 मिलियन, राइट. उसमें से आपने एक सर्टेन अमाउंट प्लेज करनी है थ्रू बिजनेस प्लान कि इतनी वी कैन इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस विद इन GTA, आउटसाइड GTA, और यू प्रेजेंट अ बिजनेस प्लान टू द बिजनेस इमिग्रेशन वीजा ऑफिसर. वंस दैट इज अप्रूव्ड, फिर वो आपको इन्विटेशन टू अप्लाई भेजते हैं. फिर देन यू साइन एन MOU कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस खोलेंगे, फ्रेंचाइज खरीदेंगे या आप एक अपना नया बिजनेस जनरेट करेंगे. द पॉइंट इज कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कैनेडियन इकोनॉमी, आप टैक्स पेयर्स पे बर्डन नहीं बनेंगे, एंड देन यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द कैनेडियन economic success. And of course you just help in all through सारे उस process में आप उनकी A to Z आप help करते हैं. Absolutely, we guide them from day one, from the intake to their final immigration process. So इसके साथ साथ अगर आप क्यूबेक में जाना चाहते हैं तो क्यूबेक की थोड़ी सी डिफरेंट लॉज हैं. आपकी नेटवर्थ एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को मीट करनी चाहिए. उसमें से यू डोंट हैव टू एक्टिवली participate in the business itself, day-to-day running. You can just invest 1.2 million Canadian dollars for 5 years. You won't get any interest rate. 5 साल बाद, once that obligation is met, you get your 1.2 million seed fund back. उसके बाद they recommend you for the PR, right? Okay. इसी दौरान in between जो छोटे provinces हैं, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, obviously डिटेल में नहीं हम जाएंगे, but आपकी requirement threshold networth की 500 to 750,000 फ्लक्चुएट करती है. उसमें से आपने एक सर्टेन अमाउंट प्लेज करनी है कि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे. यू मेक अ बिजनेस प्लान विच वी हेल्प एज वेल, एंड वी हेल्प देम टू वेरीफाई देयर नेटवर्थ. वंस यू एस्टैब्लिश दैट बिजनेस, आप 2 साल के कोई भी उनके प्रोविंस के साथ कमिटमेंट पूरी करते हैं, ठीक है. उसके बाद यू रिसीव द इन्विटेशन टू अप्लाई and the family can get the PR. Okay, so you basically federally काम करने में ख्याल में कि आप सारे प्रोविंस में आप
कर सकते हैं. Correct. That's और what I understood again, just to clarify, maybe Ontario के लिए जो commitment है, maybe 1.2 million I think you said, but other province it could be less than that. Different variation. It All goes right. up and down depending on where. yes. Okay, that's a good information. So और कुछ इसके बारे में जो अभी हमने दो आपने बात कर दी, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट स्टूडेंट, उसके आपने सब कवर कर लिया. और हमने बिजनेस को कुछ और इम्पोर्टेंट बात बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से. Absolutely. So first of all, business immigration is for high net worth individuals, or I'm cognizant of the fact कि not everyone has a very high net worth. So उसमें youngsters जो हैं, जो आना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, but they necessarily do not want to come into any of these categories, उनके लिए फिर हम express entry की एक option होती है. Obviously there's long wait line, almost 27,000 अभी wait line में है, because you're competing against the best of the best from all over the world जो कनाडा आना चाह रहे हैं. इसको उर्फ़े आम point based system भी कहा जाता है. So we generate their CRS score, comprehensive ranking system. Again जो factors हैं उसमें आपकी age, आपकी language ability, आपकी education, आपका स्किल सेट, आपके स्पाउस के अगर कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई ब्लड रिलेटिव्स हैं, अगर आपको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, तो ये सारे पॉइंट्स कंबाइन एक आपका CRS स्कोर प्रोफाइल बनता है. उसको आप फाइल करेंगे EOI में, उसको बोलते हैं उर्फ़े आम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. यू आर प्लेस्ड इन अ पूल ऑफ कैंडिडेट. अगर आपका हर मंथली या 2 महीने बाद उस ड्रॉ में नाम आ जाए, या उस आप कट ऑफ जो थ्रेशोल्ड स्कोर है उसको मीट करते हैं, so then you become eligible for direct PR. That's one of the fastest ways to get into Canada as a landed PR. उसके अंदर फिर आपके obviously अगर आपको province को nominate करता है, provincial nominee program है, Canadian experience class है, कोई Atlantic immigration programs हैं, so that's also one of the fastest way to get into Canada. But again, it's tough and it's you need proper legal professional guidance and help. थैंक यू सो मच अरमान, आपने बहुत सी चीज़ों को आई थिंक बहुत डिटेल में कवर किया कि ऑल दो इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड एंड आई डेफिनेटली हाईली रिकमेंड कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं या अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए. आई नो हिम पर्सनली, ही इज़ माई फ्रेंड, हमारे सपोर्टर हैं जॉयस्टार TV के. वी रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई नो हिम पर्सनली एंड जेन्युइनली मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड ही विल गिव यू अ रियल क्लियर एडवाइस, सही एडवाइस देंगे और आपकी जो भी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है उसमें करेंगे. और डेफिनेटली दिस इज़ अमेजिंग एंड वी अप्रिशिएट दैट. नाउ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे. अब कुछ आपने जो कैटेगरीज बताई, क्या इनके अलावा कोई और कैटेगरी भी है अगर कोई समहाउ नहीं मीट करता इस क्राइटेरिया को इन आउट ऑफ दिस 3 or 4 व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड, मेनली 3, कुछ और ऐसी है उन लोगों के लिए कोई Yes. उम्मीद? There is always an exception. Okay. कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग जो किसी भी अपने कंट्री में for some reason they are not safe, secure, and they want to call Canada home. उनके लिए option is there, which is called HNC, Humanitarian and Compassionate Ground, and there's also refugee and asylum option. उसमें you have to meet the definition of convention refugee definition, जो section 96 of IRPA है, Immigration Refugee and Protection Act, कि आप based on your political affiliation, based on your religious view, based on your sexual orientation or any reason, you meet the convention definition of a refugee. Okay. और section 97 of IRPA कि अगर आप अपने मुल्क में वापस जाएं तो you're not safe. आप you face the danger of extreme cruelty, bodily harm or punishment. So some families or people I've known के XYZ वो अपने मुल्क में safe नहीं है due to war, due to some other terrorism, due to some other issues, discrimination, religious persecution. So they can obviously contact us. There are multiple ways through organization, sponsorship agreement holder हैं, group of 5 हैं, different charitable organization हैं, जो आपको through legal और through pro bono services भी help करती हैं. So obviously it's a detailed and obviously it's confidential subject. Yeah. So वो
केस बाय केस, जैसे क्लाइंट हमें पोटेंशियल अप्रोच करते हैं, वी गाइड देम एंड एडवाइस देम. दैट्स अमेजिंग. सो इसका मतलब आपने सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन हैं आपके पास. अगर वो कांटेक्ट करना चाहें तो ऑब्वियसली यू कैन डिस्कस विद देम इन डिटेल, एज यू सेड, केस बाय केस आप कर सकते हैं. तो ये तो सारी आपकी बात होगी बिजनेस की. वी अंडरस्टैंड दैट. कुछ और भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा? अरमान भाई कुछ और भी बताना चाहेंगे? क्या आपकी मसरूफियात हैं? थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स निक्सन भाई. आउटसाइड ऑफ लॉ, जब हम लॉ ऑफिस की सेटिंग में नहीं होते, सो आई एम अ रेगुलर गाय, आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ फ्रेंड, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आवर पेरेंट्स, they were beneficiaries of certain organizations जिन्होंने उनको हेल्प किया पढ़ने में, and now it's our chance and our responsibility obligation to give back to community. So मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि जो हमारे यंग बच्चे और बच्चियाँ उनके मुस्तकबिल में इन्वेस्ट किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल उनको गाइड किया जाए कि किस तरह वो एजुकेशन और जॉब्स को सीख कर सकते हैं अब्रॉड, नॉट ओनली इन कैनेडा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर फ्यूचर. उसके साथ साथ देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस आई एम सपोर्टिंग. आई एम प्रिविलेज्ड टू हेल्प देम. उसके साथ साथ कम्युनिटी में म्यूजिकल इवेंट्स से लेके स्पोर्टिंग इवेंट्स हों, तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट थ्रू माई टाइम, थ्रू माई whatever resources I have. I'm privileged and honored to give back to community in a way, through whatever way and effort shape I can. That's amazing. That is definitely awesome जो आप कर रहे हैं, और हम इसकी witness कर चुके हैं, करते हैं रोज़, and we really appreciate that what you're doing, और keep continuing doing this. और इसके अलावा जो आप अपने बिज़नेस के अलावा दूसरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व रहती हैं उनके साथ, ये वाकई एक कमाल की बात है. और वी नीड पीपल लाइक यू, स्पेशली इन द बिज़नेस, जो कि अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, आगे लाने के लिए अपना टाइम देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, और सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं. सो दैट्स अमेजिंग. एंड कुछ जॉय स्टार टीवी के हवाले से, आई नो you know and you like it, so maybe if you can briefly talk about Joy Star TV. Sure. I've only, absolute admiration for the work they're doing. Joy Star, Nixon Bhai and Sister Joy. Thank you. It's a tough ministry, tough mission work, but it's their calling. And जिस तरह ये community में अपने काम को, अपने mission को, vision को आगे लेके जा रहे हैं, I strongly encourage everyone, all the viewers, to support them in any way, shape you can. Obviously, prayers, and then your financial support, and then spread the word. Amen. And more power to them. And I absolutely look forward to collaborating them in future through different, non-profit or non-charitable ventures as well. Amen. And all the best. Thank you so much. Thank you so much for your time. I know you're a very busy man, but आपने हमें टाइम दिया और ये मौका मिल सका कि हम अपने व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें, किस तरह से हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं. और आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए. I know for sure they will be able to guide you and help you. And once again, thank you for watching Joy Star TV, and God bless you all.